हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस पार्ट में हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर, इस चैप्टर से आपको 5 मार्क का क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में मिलेगा, 5 या 4 मार्क का पूछा जाएगा। और सर, ये जो चैप्टर है ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ सकता है। सर, मैं इस चैप्टर का पहले एक आपके दिमाग में सेटअप तैयार करना चाहता हूँ कि ये चैप्टर काम कैसे करता है। सर देखिए, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 15 की, जिसका नाम है आपका वैल्यूएशन। ठीक है, जो कि जिसका नाम है वैल्यूएशन। और किसकी वैल्यूएशन करता है सर? सर, ये सप्लाई की वैल्यूएशन जो है वो करता है। ओके सर। सर समझ में आ गया। आगे सर बताइए। तो सर ये 3 चीज़ें ओवरऑल साथ में बात करेगा। एक इसमें होता है सर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। वो हमसे कहेगा कि भैया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितनी होगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में हमें बताता है। ठीक है। और वैल्यू ऑफ जो टैक्सेबल सप्लाई है वो कैलकुलेट करते हुए आप देखोगे कि भैया हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है। फाइनली ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमने ट्रांजैक्शन किस अमाउंट पे की है। ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली प्राइस पेड और पेबल कितना है। एक्चुअली प्राइस पेड कि फाइनली अमाउंट कितना पे कर रहे हो, और पेबल कितना है। ठीक है। पेबल मतलब कई बार इमिडिएटली पेमेंट नहीं होती तो हम कहते हैं फ्यूचर में आपको दे देंगे, ये हमें कहता है। इसके बाद ये हमसे क्या कहता है, 2 कंडीशंस के बारे में बात करता है सर। ये हमसे कितनी कंडीशन सर? 2 कंडीशंस हम पे लगा देता है। पहली कंडीशन कि जिसके बीच में भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। वो क्या नहीं होनी चाहिए सर? रिलेटेड पार्टी। मतलब जो 2 लोगों के बीच में सेल परचेज हो रही है, सप्लाई हो रही है, सर्विस दी जा रही है, गुड्स बेचा जा रहा है, वो रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा सर, दूसरा वो हमसे क्या कहता है? दूसरा वो कहता है सर प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। सर सोल कंसिडरेशन बोले तो सोल कंसिडरेशन मतलब कि भैया बस वही दिया जा रहा है, उसके बदले में और कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो सर ये बात करता है हमारा सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। सर और भी कोई सेक्शन है इसमें? हाँ जी सर, इसमें इसके बाद आता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। सर ये कैसे कहते हैं? ये हमें बताता है क्या क्या हमारे ट्रांजैक्शन वैल्यू में शामिल हो सकता है। तो ये हमें बताएगा इंक्लूजन टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, कि हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या शामिल होता है। इंक्लूजन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू की आप बात कर रहे थे ऊपर, ये वाला, ये आप देख सकते हो, मैं आपके लिए ग्रीन कलर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जिसे आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है। ये बताएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है, क्या क्या नहीं शामिल हो सकती। तो ठीक है सर, ये हमें कुछ आइटम्स के नाम बताएगा, जैसे ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस सर, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल दूं। मान लो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे एक्साइज लगता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। मान लो चेयर बनती है। ठीक है। अब मान लो एक प्रोडक्ट बना, चेयर बनी जिसकी वैल्यू थी 1000, उस पर 100 रुपये का एक्साइज लग गया। एक्साइज कब लगता है सर? जब मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो 100 रुपये का एक्साइज लग गया एट द रेट 10%। ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई अब 1100 रुपये की। तो अब जीएसटी किस पे लगेगा? क्वेश्चन है जीएसटी किस पे लगेगा, इस 1000 पे, 100 पे। तो सर ये जो 100 रुपये अब आप इसे अलग नहीं कर सकते, इसलिए अब आपको जीएसटी इस 1100 पे लगाना पड़ेगा। सर एक और एग्जांपल लेता हूँ। आपने जीएवी सुना होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो तो मान लो आपने कोई भी चीज़ पे की। ठीक है। तो अब मान लो वहाँ पे कुछ म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं, आपने सुना होगा जीएवी वर्ड। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, उसकी वैल्यू थी 10,000। सर उस पर ना 12% का कोई भी म्युनिसिपल टैक्स लग गया। मान लिया सर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी म्युनिसिपल टैक्स लग गया, तो मान लो इसमें 1200 रुपये फिर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब ये हो गया 11,200। अब क्वेश्चन मेरा, जीएसटी किस पे लगेगा? जीएसटी लगेगा इस 10,000 पे या इस 11,200 पे? तो आंसर इस पे लगेगा। तो सर यही होता है इंक्लूजन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, कि एक ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या शामिल हो सकता है। दिस इज ड्यूटी एंड टैक्सेस।
और क्या क्या होता है सर थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट सर ये सर एक फ्रैंक लैंग्वेज बोलूँगा, बुरा मत मानना। जब जो भाई लोग हैं अपने, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई बहन जो भी, जब भाई लोग को किसी को इम्प्रेस करना होता है, समझ जाओ सर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसी को इम्प्रेस करना है। अब वो कोई ड्रेस खरीद रही है, अब वो दीदी जो है वो एक ड्रेस खरीद रही है, क्या कर रही है, ड्रेस की वैल्यू थी 25,000, लड़की के पास बस 20,000, तो लड़की ने 20,000 दिए, भाई साहब ने पीछे से सहारा कर दिया, ओए भाभी है तेरी, तो उसने क्या किया, ड्रेस को पैक करके अपनी दीदी को, मतलब हमारी दीदी को दे दिया। ठीक है, सारी लड़कियां बहन मेरी, ठीक आप भी कहोगे सर ऐसा हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये यहाँ पर क्या हो गया कि इन्होंने ड्रेस दे दी, तो क्या उसकी वैल्यू 20,000 थी, 25,000 थी, सर वैल्यू 25,000 ही है। क्यों, क्योंकि 20,000 तो उन्होंने दीदी से ले लिए, 5,000 ये जो भाई साहब है जो उनकी सिक्योरिटी दिखा रहे हैं कि हाँ उसको परेशान मत कर, मैं हूँ दे दूंगा, तो दीदी ने 20,000 रुपये दिए और ये 5,000 ये भाई साहब पे करेंगे क्योंकि ये उनके हमनवा बन रहे थे। तो यही है सर थर्ड पार्टी पेमेंट। कई बार क्या होता है वो पर्सन डायरेक्टली ना देके किसी और से दिलवा देता है, तो वो होता है थर्ड पार्टी पेमेंट। सर क्या धांसू पढ़ा रहे हो अच्छे से, थैंक यू सर। उसके बाद होता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सर ये क्या होता है, सर मान लो यहाँ पे इंश्योरेंस करवा दिया है उसका, मान लिया, या फिर जो खरीदने वाला बायर है वो कह रहा है कि भाई मान लो एक कार खरीद रहा था वो, ठीक है, कार खरीदते समय मैंने उसको बोला भाई मेरे पास येलो कार है, लेकिन उसने कहा नहीं भाई मुझे ना ग्रीन कार चाहिए। मैंने कहा मेरे पास ग्रीन कार नहीं है, तो उसने कहा तू ग्रीन कर दे भाई, मैं अलग से 2,000 रुपये दूंगा। तो ये एडिशनल जो 2,000 रुपये मिले मुझे क्योंकि मैंने उसकी कार को येलो से ग्रीन कर दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद सर होता है इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। सर ये क्या है, ये नहीं समझ में आया भाई। देख, एक्स ने वाई को रुपए दिए, कितने दिए सर, 10,000 रुपये दिए, ठीक है, रुपए मत दिए, ये बोलो सर गुड्स दिए, 10,000 का सामान दिया, गुड्स दिया किसने, वाई को। वाई ने कहा कि मैं 1 मंथ बाद आपको पे कर दूंगा। एक्स ने कहा कि अगर आप 1 मंथ बाद पे नहीं करते हो तो मैं आपसे 10% का जो है वो ब्याज लूँगा। अब इन्होंने 1 मंथ में नहीं दिया, इन्होंने क्या किया, 2 मंथ बाद पेमेंट की, तो इन्हें 10,000 नहीं पे करना, अब ये प्लस 1,000 एज अ पेनल्टी पे करेंगे। तो ये जो 1,000 है अब इन्हें क्या मिलेंगे, 11,000। तो 1,000 पे भी जीएसटी लगेगा, आपको ये सिखाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। ओके, उसके बाद सर एक होता है सब्सिडी का पॉइंट। ठीक है, सब्सिडी का पॉइंट सर ये क्या ऐसे करता है, क्या करता है मैं सिखाऊंगा, यहाँ पे लिख देना लेटर ऑन। मैं अभी नहीं बता रहा, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा जब चैप्टर में आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके सर, ये आप बहुत अच्छा बता रहे हो, पूरी समरी बता दी आपने पूरे चैप्टर की, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे 15(1), 15(2), अब मैं सर बात करूंगा 15(3). ठीक है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। सर ये क्या कहता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, सर ये मुझे बताएगा कि डिडक्शन कब कब मिलती है, कैसे कैसे मिलती है, डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। सर कई बार मेरे पास एक भाई साहब आए, मेरी बुक की कॉस्ट, जीएसटी की बुक, वैसे अभी तो आपकी जो भी होगी अराउंड 700 आपको मिल रही होगी, है ना, तो जो भी है, मान लो मैंने 1,000 रुपये बुक का प्राइस रखा जीएसटी का। अब उसने कहा सर मैं गरीब हूँ, थोड़ी डिस्काउंट दे दो, तो उसने डिस्काउंट ले लिया, मान लो 200 रुपये, तो वैल्यू आई 800। तो सर जीएसटी किस पे जाएगा, जीएसटी 1,000 पे लगेगा, 1,000 पे या 800 पे, आंसर सर जीएसटी लगेगा 800 पे। अब सर दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए अब मैंने कोई सप्लाई कर दी, हमारी सारी बातें हो गई है, अब आफ्टर 1 मंथ वो कह रहा है भाई साहब कुछ डिस्काउंट दे दो। ठीक है, मतलब बात हुई थी कि आप मुझे 10,000 रुपये पे करोगे, लेकिन वो जब पे करने की बारी आई तो कह रहे भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो। अब मैंने उन्हें 1,000 का डिस्काउंट दे दिया और मैंने लिए 9,000 रुपये। अब बात ये आई कि सर ये अब जीएसटी किस पे लगाओगे, 10,000 पे या 9,000 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या बात पहले से डिसाइडेड थी। ठीक है, 2 क्वेश्चन, ऑलरेडी डिसाइडेड, क्या ऐसा कोई था ऑप्शन ऑलरेडी डिसाइडेड कि भैया आप डिस्काउंट दे सकते हो। अगर ऑलरेडी डिसाइडेड था यस, तो अब तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो है वो इशू हो जाएगा। अगर कोई भी डिसाइडेड नहीं था, अचानक से वो मांग रहा है, तो भैया इस पर आपको अलाउ नहीं होगा।
आपको ओवरऑल ये चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाने वाली हैं इस चैप्टर के दौरान। तो सर मैंने क्या किया, मैंने इस 10 मिनट में ओवरऑल चैप्टर में जो भी आप पढ़ने वाले हो मैंने उसका बेसिक निचोड़, जिसे आप कहते हो रिवीजन, मैंने रिवीजन इन एडवांस कर दिया, पूरा चैप्टर आपके सामने खोल के रख दिया ये कहता क्या है। सर अब 2 पार्ट बनेंगे सर इस वीडियो के, एक तो अभी, ठीक है, पूरा चैप्टर, एक इसके बाद, मतलब 2, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2, 2 पार्ट में ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम मैंने कहा आपसे वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, वो मैं आपके साथ ख़त्म कर दूंगा। ठीक है सर, ओके। चलिए सर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर ये आपने बुक मेरे से ही ली होगी या किसी भी टीचर की ली होगी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, स्टडी मेट फॉलो कर सकते हैं। और अगर कुछ भी, अगर आपको लग रहा है मेरी बुक में किसी और ऑथर की बुक में डिफरेंस है तो सर लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं भी अपनी बुक में रेगुलर अमेंडमेंट और रेगुलर चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिल सकते हैं, बट क्वालिटी वही रहेगी, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रहेगी, एक आध चीज़ मिस हो तो आप उसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए सर सबसे पहले सेक्शन 15 के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सेक्शन 15 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। क्या है सर ये कहता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड गुड्स और सर्विस। सर मुझे इसका मतलब यही समझ में आता है कि एक्चुअली आप जो उसे दे रहे हो या फिर उससे आप वादा कर रहे हो कि मैं आपको फ्यूचर में दे दूंगा, क्यों दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कोई गुड्स खरीदा है या सर्विस खरीदा है और मुझे इसके बदले में वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस या फिर दोनों ही जो भी मैंने मांगा है वो मुझे मिला है, तो ये मेरे लिए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होगा। बट इसमें कुछ कंडीशन है सर। कंडीशन क्या कंडीशन है सर, वो ये कि वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड, कि भैया आप रिलेटेड नहीं हो। अब एक क्वेश्चन आ गया सर, मान लो रिलेटेड हैं तो क्या होगा। यस वी आर रिलेटेड, हम लोग भाई बहन है, HUF है, एक ही डायरेक्टर है और 2 कंपनियां हैं, तो सर हम रूल्स फॉलो करेंगे सेक्शन 15 के, और रूल्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप मेरे से ना करें, क्योंकि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा रूल्स, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है रूल्स। ठीक है, ओके। मतलब हमारे सिलेबस में क्या आएगा कि भैया दोनों नॉट रिलेटेड है, आपको एग्जाम में लिख के आना है कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। जैसे आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, वैसे ही हम एक दूसरे को नहीं जानते। आप इसलिए मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको गुड्स चाहिए या फिर सर्विस चाहिए, और मैं आपसे इसलिए कांटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने कंसिडरेशन चाहिए। ठीक है, ओके। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी मैं आपको कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, उसके बदले में मेरे को कोई खुशी नहीं मिलती है, उसके बदले में मेरे को पैसा मिलता है। ठीक है, ये लाइन यही कहती है कि भैया नक्को बाबा खुशी के लिए नक्को करते, हम पैसा के लिए करते, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई होते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला सर ये हमारा 15(1) हो गया। अब सर 15(2) की बात करते हैं। ये क्या कहता है इसमें, ये कहता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड, क्या क्या शामिल है, टैक्सेस अदर देन GST। GST को छोड़ के कोई दूसरा टैक्स होगा तो वो इसमें शामिल हो जाता है। अच्छा सर एग्जाम्पल, बाबू एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ दोबारा से एक बार। एग्जाम्पल खेलते हैं। मान लो एक मैन्युफैक्चरर है जो ट्रीज़ की कटिंग करवा के उनसे चेयर बनाता है, तो उसने 10,000 का एक चेयर जो है, फर्नीचर जो है वो रेडी करवाया। ठीक है, अब मान लो फर्नीचर बना दिया, चेयर बना दिया या फिर फर्नीचर बना दिया। अब इस पर मान लो उसे एक्साइज देना पड़ा एट द रेट 10%, तो उसका 1,000 एज अ एक्साइज चला गया, तो वो हो गई कॉस्ट 11,000। अब क्वेश्चन ये GST किस पे लगेगा, तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब क्या है कि ये इसमें एक्साइज जैसे टैक्स और ऐसे टैक्स जिसका हम इनपुट टैक्स रेट नहीं ले पा रहे, एक्साइज हो गया, म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया, जो अदर टैक्सेस हैं नहीं ले पा रहे, वो इसमें शामिल रहेगा। ओके सर, जैसे इसके कुछ एग्जांपल आप कह सकते हो कि आप बोल सकते हो एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हो। एग्जांपल, पहला एग्जांपल आप ले सकते हो भैया एक्साइज ड्यूटी, दूसरा आप ले सकते हो एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हो म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है सर, चौथा लिख सकते हो, भाई मैं नहीं लिखवा रहा, बस काफ़ी है, इतना काफ़ी है। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो आपके प्राइस में इंक्लूड रहेंगे, तो आप उसके ऊपर GST लगाओगे। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, थैंक यू। बेशक हम लाइक ना करें सर, लेकिन आप वीडियो बहुत अच्छी बना रहे हो सर, थैंक यू। मुझे पता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है सर, मुझे पता है।
ठीक है, एक आध गलती हो रही होगी प्रोनाउंसिएशन में या स्पेलिंग मिस्टेक में, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ सर आपके लिए, ये आप मानो या ना मानो। ठीक है सर। अब सर देखिए ये बातें हो गई, ओके। उसके बाद कहता है कि मान लो मैंने 3500 रुपये की एक पेन ड्राइव बेच दी, आपको पता ही है फिलहाल रेट 3500 चल रहा है, बाकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी से बात हुई है, वो कह रहे हैं सर 1 ईयर की आप वैलिडिटी देते हो, ऊपर से अनलिमिटेड विफ देते हो आप कॉस्टिंग के और लॉ के ऑडिट के ITSM के, तो सर आप ऐसा करो कि आप इसका प्राइस 4000 कर दो, क्योंकि आपने 1 ईयर की वैसे फैसिलिटी दे रखी है और अनलिमिटेड विफ्स। मैंने कहा हाँ ऑप्शन तो अच्छा है। तो अब मान लो मैंने 4000 रुपये, देखो मैंने 4000 रुपये आपसे चार्ज किए, तो इसे मैंने आपसे कितने लिए, मैंने मतलब VM सर ने अपनी जो पेन ड्राइव है आपको दे दी, ठीक है सर। कितने घंटे की रिकॉर्डिंग, अब मान लो ये 100 आवर्स प्लस है, पूरा सिलेबस है सर A to Z सब कुछ मान लिया। अब मैंने आपको दिया, आपका नाम है मिस्टर वाई, अब 4000 है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें GST कितना ये बताओ, तो इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव ऑफ GST, इंक्लूसिव ऑफ GST। मान लो कहीं भी आपको पूरा प्राइस दिख रहा है, अगर वो आपसे एडिशनली चार्ज नहीं कर रहा GST, इसका मतलब वो इसी में से GST का अमाउंट देगा। सर कैसे आता है ये, तो सर याद है आपको बेसिक क्लासेस ऑफ GST मैंने आपको पढ़ा रखा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 4000 मान लो रेट जो है वो है 18%, तो आप क्या करेंगे 4000 डिवाइड बाई में 118 मल्टीप्लाई में 100 और 4000 डिवाइड बाई में 118 मल्टीप्लाई में 18, ठीक है 18। अब सर ये कैलकुलेट कर लेते एक बार, तो ये हो जाता है 4000 डिवाइड बाई में 118 मल्टीप्लाई में 100, तो ये वैल्यू आ जाती है सर 3389.8, जिसे हम 3390 कर देंगे राउंड ऑफ करके, और ये आपका 4000 डिवाइड बाई में 118 मल्टीप्लाई में 18, तो टैक्स आप क्या आ गया सर 610 रुपये। मतलब आप जो मुझे पैसे दे रहे हो या किसी भी जगह आप जो पैसे दे रहे हो ठीक है सर, तो ये 610 रुपये एज अ GST जा रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग आपसे ले रहे हैं, ठीक है, वो ये कहना चाहता है। तो सर ये ही एक एग्जांपल यहाँ पर डाला गया है कि मान लो मैंने आपको कुछ भी बेचा है, अब बताओ ये इंक्लूसिव ऑफ GST है, तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सर सेम फॉर्मूला आप लगा देना, रेट मान लो 18% है, तो 3500 डिवाइड बाई में 18%। सर अब GST के लिए बात आ रही है, ठीक है, GST है, आपने टैक्स लगा रखा है, अगर हमने अलग से दिखा रखा है, अलग से दिखा रखा है, ठीक है, चार्ज सेपरेट, तो क्या आप इसे GST के बिल में कैसे मतलब अलग से दिखाओगे या फिर आप उसके अंदर शामिल मानोगे। तो भैया अगर वो साफ साफ बोल रहा है कि अगर GST चार्ज सेपरेटली अलग दिखा रखा है, तो ये प्राइस का पार्ट क्यों होगा, अगर अलग दिखा रखा है तो इसका मतलब है कि ये एक्सक्लूड होगा ना, आप इसे शामिल नहीं करेंगे जब आप GST कैलकुलेट करेंगे। सर कैसे होता है, मैं एक दो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर मैंने इसे सेपरेटली चार्ज नहीं कर रखा, तो अगर मैंने इसे सेपरेटली चार्ज नहीं कर रखा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइस में इंक्लूडेड है, तो हम इसे मानेंगे इंक्लूडेड इन प्राइस। सर समझ में आ रहा है, थैंक यू। सर मान लो कोई अदर टैक्सेस है, जैसे मैंने आपसे कहा कस्टम ड्यूटी एग्जांपल, अगर ये चार्ज सेपरेटली है, अलग से दिखा रखा है, तो ये प्राइस का पार्ट होगा या नहीं होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा, ये प्राइस में जुड़ा रहेगा इसलिए ये इंक्लूड रहेगा। अगर अलग से नहीं दिखा रखा तो ठीक है, अलग से नहीं दिखा रखा तो अब मैं यहां पे नोट डालूंगा एग्जाम में, नोट इन एग्जाम मैं यहां पे डालूंगा, या तो मैं एज्यूम करूंगा कि ये ऑलरेडी प्राइस का पार्ट है, या फिर ये मानूंगा कि प्राइस का पार्ट नहीं है। तो फिर बेस्ट एग्जाम्पल और बेस्ट यही होगा कि आप नोट डाल दो कि सर ये ऑलरेडी शामिल कर रखा होगा प्राइस के अंदर, क्योंकि कोई भी बंदा बिना एक्साइज ड्यूटी जोड़े आपको प्राइस नहीं बताएगा, तो नोट आप डाल दोगे कि ये ऑलरेडी इसमें क्या होगा, इंक्लूसिव होगा। ठीक है, गुड सर, समझ में आ रहा है, थैंक यू। तो सर ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लिए, जैसे मैन्युफैक्चरर है, तो सर प्राइस चार्ज सप्लाई के लिए क्या जाता है आपसे, बेसिक प्राइस, एक्साइज ड्यूटी, GST, बट 15(1) के अकॉर्डिंग आपका प्राइस जिस पे GST लगेगा वो क्या होगा, बेसिक प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी, फिर इसको जोड़ने के बाद जो होगा उस पर आप GST लगाएंगे। अब इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, लैपटॉप दे रहा है, तो लैपटॉप दे रहा है तो उसमें एक्साइज ड्यूटी थोड़ी ना है, तो उसमें बेसिक प्राइस प्लस GST है आपसे जो चार्ज किया जा रहा है, और GST किस पे लगेगा, वो बेसिक प्राइस पे लगेगा। तो सर कोई टैक्स शामिल होना होगा तो आप उसे लेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी जोड़ देंगे। अब एंटरटेनमेंट टैक्स है, तो इसमें आपसे क्या चार्ज किया जाएगा, बेसिक प्राइस, एंटरटेनमेंट टैक्स, GST,
बट जीएसटी कैसे पे कैलकुलेट होगा, बेसिक प्राइस और एंटरटेनमेंट टैक्स के ऊपर। सर बहुत धांसू पढ़ा रहे हो आप, बहुत धांसू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ज़्यादा तारीफें सुनने की आदत नहीं है मुझे ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक दबा देना, ठीक है। ओके, उसके बाद बी सर, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी बाय द रिसिपिएंट ऑफ बिहाफ ऑफ द सप्लायर इन रिलेशन टू द सप्लाई। सर इसमें दो केस हो सकते हैं। सर देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्स जो है वो 10,000 रुपये में कोई भी गुड्स देना चाहता है, ठीक है, लेकिन जो वाई है वो इसे खरीदना चाहता है लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं है एक्स से, तो इसके लिए उसने क्या किया, 2% कमीशन दिया। क्या कर दिया, 2% कमीशन दिया एडिशनल, किसको सर, कमीशन एजेंट को, ताकि वो इसे ले सके। तो वाई के लिए क्या प्राइस होगा, तो ऑब्वियसली 10,000 प्लस 2%, ये दो प्राइस होंगे इसमें। अच्छा सर, अब मान लो होटल वाले जो हैं, ठीक है, आप यहाँ से आ रहे हो, चाइना से आ रहे हो मान लो, ठीक है, आपसे चाइना वालों की होटल वालों से ये बात हुई है कि सर जी आप क्या करोगे, हमें होटल पहुँचाने से पहले हमारे लिए कार बुक करके रखना, हम मतलब कि अपने जो भी जहाज़ वहाज से आएंगे, ठीक है, अपने रॉकेट से आएंगे। रॉकेट सर एयरप्लेन होता है, अरे मुझे पता है, ठीक है, मैं बस समझा रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जो आने वाला हूँ, तो आप मेरे लिए एक कैब बुक कर देना, और कैब मुझे हमें क्या करेगी, होटल तक छोड़ देगी और हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो भी बिल था, मान लो बिल का अमाउंट है 20,000 रुपये, तो इसमें 15,000 तो होटल का स्टे था, 5,000 इनके आने जाने का एक्सपेंस जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब क्या किया, इनकी कैब नहीं पहुँच पाई, चाइना वालों ने क्या किया, खुद की अपनी कैब बुक की और वो यहाँ पे आ गए। अब बताओ ये जो खर्चा हुआ इन लोगों का, जो चाइना से जो टूरिस्ट आए थे, तो वो इसमें शामिल होगा या नहीं होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। तो वही वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो आपका प्रोविज़न है कि ये शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सर ये क्या कह रहे हैं, सुनो, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी बाय द रेसिपिएंट, जो चाइना वाले भाई साहब हैं, ठीक है, वो थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। अरे यार वो पैसे तो होटल वाले मैनेजमेंट के लोगों को देने थे ना, कैब वाले को, लेकिन उन्होंने कैब भेजी नहीं, तो मेरी जेब से गया। तो अमाउंट जो भी पे करना पड़ा है रेसिपिएंट को, देखो सर लाइन क्या कह रहा है, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लाइबल टू पे, सप्लायर की लाइबिलिटी थी, यानी होटल के जो मैनेजर थी उनकी लाइबिलिटी थी, टू इन रिलेशन टू सच सप्लाई, क्योंकि हमारी बात ये हुई थी कि सर आप हमारे लिए कैब बुक कर दोगे, बट विच हैज़ बीन इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट, लेकिन उठानी किसको पड़ी सर, रेसिपिएंट को उठानी पड़ी ऑफ द सप्लाई, एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स और सर्विस और बोथ। तो आपने वो, आप उसमें चार्ज करोगे या नहीं करोगे। अब आप ये बताओ, देखो अगर वो प्राइस जो उसका कैब वाले का है, अगर चाइना वाले ने ही पे किया है, तब सर आप उसे चार्ज नहीं करोगे। अगर आप कैब आने के बाद उनको वो रिटर्न कर देते हो, तो आप वो प्राइस जोड़ के उनसे चार्ज करोगे। कॉमन सी सेंस है सर, जिसकी जेब से जाएगा वही तो भरेगा ना, ठीक है। अगर चाइना वाले ने ऑलरेडी 2,000 रुपये कैब पे खर्च कर दिए, तो आपको क्यों देगा, ठीक है, यही वो बात कह रहे हैं। ओके, तो सर ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद सर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, सर ये क्या होता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। सर कई बार हमें कमीशन पे करनी पड़ती है, ठीक है, कि भैया हमें वो सामान जल्दी मिल जाए, ठीक है, या हमें टाइम से मिल जाए, तो कुछ बार कमीशन देनी पड़ती है हमें। पैकेजिंग चार्जेस, मैं आपको मतलब कि इन्वेलप, येलो इन्वेलप जो आपने देखे होंगे मेरे, अगर आपने कोई बुक परचेस की होगी तो येलो इन्वेलप में भेजता हूँ। आपने कहा सर येलो इन्वेलप में मत भेजना, हमारे घर में अलाउ नहीं है, आप इसे वाइट या रेड इन्वेलप में भेजना। मैंने कहा ठीक है, तो रेसिपिएंट के कहने पे मैंने पैकेजिंग चेंज की, ठीक है। अब मान लो कई बार कोई सामान है, कोई भी कार है, कोई बाइक है, अब मैं खरीदने से पहले डर रहा हूँ कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो मैंने कहा भाई एक बार इंस्पेक्शन करा, सर्टिफिकेट लगवा इस पर कि बिल्कुल सही है, तभी मैं खरीदूंगा। तो सेलर ने कहा भाई मैं क्यों लगाऊं, तुम्हें टेंशन है तुम लगाओ। तो मैंने कहा तुम लगा दो, 500 रुपये मैं दे दूंगा, बट एक बार चेक कर लो ये सामान सही है या गलत है, दैट इज इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस। ये सारे प्राइस के पार्ट होंगे, ये जो आप कंसिडरेशन की बात कर रहे हो कि हम आपसे पैसे लेंगे, ये सारे उसके पार्ट होंगे। और कोई भी इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस है, वो सभी आपके प्राइस के पार्ट जो हैं, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके पार्ट माने जाएंगे, ठीक है। ओके, कंसिडरेशन में ये सब आएगा। सर समझ में आ रहा है, थैंक यू। ओके सर, इसके बाद अगला है इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी, डिलेड पेमेंट फॉर एनी कंसिडरेशन और एनी सप्लाई।
सर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब देखो क्या हुआ, ये आपके लिए 2 एग्जाम्पल हैं, आप लोग पढ़ लेना, और आपके स्टडी मेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है सर, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक्स ने वाई को सामान दिया, कितने का दिया सर, 10,000 का दिया। मैंने इनसे कह दिया था सर कि अगर 1 महीने में आपने पेमेंट नहीं की तो मैं आपसे 10% का इंटरेस्ट लूँगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने 2 महीने बाद पेमेंट की, तो 1 महीना इन्होंने एडिशनल लिया, तो मैं उसके इनसे 10% मांग रहा हूँ। तो इन्होंने मान लो वो 1,000 दिए मुझे, तो टोटल मुझे कितने मिले, 11,000। तो अब मैं जीएसटी 10,000 पे दूंगा या 11,000 पे? और सर 11,000 पे आपको जीएसटी देना होगा, ठीक है सर। वो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है, ओके। उसके बाद है सर सब्सिडी इज बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस। सर ये सब्सिडी का टॉपिक आ गया, इस टॉपिक को मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा, ठीक है सर। यहीं पे इस पार्ट को दी एंड करता हूँ, और पार्ट बहुत अच्छा लग रहा होगा अगर आप सीरियसली देख रहे हैं और मेरी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर रहे हैं, तो सर आपको सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। लाइक का बटन प्रेस करें या ना करें, दुआओं में शामिल रखना। ओके सर, बाय बाय।